हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ऋषि धौम्य, महर्षि वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ या कपिल मुनि। तो बताने कि किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है ऋषि धौम्य। ऋषि धौम्य के द्वारा युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है केदारखंड और मानसखंड, यानी गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र की जो सीमाओं का विभाजन करता है ये करता है बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है। आप लोग जानते हैं कि स्कंद पुराण में जो आपका केदारखंड है, गढ़वाल के लिए केदार शब्द का प्रयोग किया गया है और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो केदारखंड और मानसखंड की सीमाओं का विभाजन करता है बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मानस खंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम में शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और किसके अनुसार है, तो ये मानसखंड। मानसखंड के अनुसार जागेश्वर धाम में शिव की तपस्या करने पर क्या है, कार्तिकेय का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस पर्वत के नाम पर मानसखंड को कूर्मांचल कहा गया था। तो किस पर्वत के नाम पर मानसखंड को कूर्मांचल कहा गया था, तो ये कहा गया था कांतेश्वर पर्वत। कांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानसखंड को कूर्मांचल कहा गया था, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार किस पर्वत पर हुआ था। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार किस पर्वत पर हुआ था, तो हुआ था आपके कांतेश्वर पर्वत पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से मिला। तो राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख मिला था ये मिला था लाखा मंडल से, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसके अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होगी कि यमुना उपत्यका में यदुवंशियों का राज्य था। तो यदुवंशियों राज्यों का जो पता चलता है राजकुमारी ईश्वर के लेख से पता चलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने के किस स्थान से त्रिशूल लेख प्राप्त हुए। तो देखो जो राज्य से त्रिशूल लेख प्राप्त हुए थे ये आपके बाड़ाहाट, उत्तरकाशी और गोपेश्वर चमोली से हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बीवासी दोनों। तो इनकी लिपि भी पूछी जाती है कि बाड़ाहाट जो त्रिशूल लेख है किस लिपि में है और गोपेश्वर त्रिशूल लेख किस लिपि में। लिपि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो जो बाड़ाहाट से जो त्रिशूल लेख मिला था इसकी जो लिपि है यह है शंख लिपि, शंख लिपि है। और जो हमें यहाँ से गोपेश्वर से मिला था तो इसकी जो लिपि है यह है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया कामादेश, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा कि इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियां या गाड़ों से गढ़वाल शब्द बना। तो किसने कहा था कि इस क्षेत्र में छोटी छोटी नदियां गाड़ों से गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई थी, तो ये कहा था हरिदत्त भट्ट शैलेश ने, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
उत्तराखंड में वह स्थल जहाँ यमुना व टॉस का संगम है और जिस क्षेत्र से प्राप्त अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था वह किस नाम से जाना जाता है। तो यमुना और टॉस नदी का संगम कहाँ होता है, ये होता है आपके डाक पत्थर कालसी में। ठीक है, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्राप्त अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो कालसी से हमें किसका अभिलेख मिलता है, तो मिलता है सम्राट अशोक का, और इसको जो पढ़ने में सबसे पहले सफलता पाई थी जेम्स प्रिंसेप ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कालसी। कालसी में ही यमुना और टॉस नदी का संगम होता है और यहाँ से किसका अभिलेख प्राप्त होता है, यहाँ से होता है अशोक का। ठीक है, वैसे सबसे पहले पढ़ने में सफलता जो पाई थी ये पाई थी जेम्स प्रिंसेप ने। और कालसी अभिलेख की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह अभिलेख कब का है, तो ये अभिलेख है अशोक का 257 ईसा पूर्व का है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस जनपद के हिमायण पट्टी में स्थित ऐसा पर्वत। देखो यह प्रश्न थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंट यहाँ पे हो गया है। ये प्रश्न यहाँ पे ऐसा होगा, किस जनपद के हिमायण पट्टी में स्थित ऐसा पर्वत जिसमें गुरु वशिष्ठ ने निवास किया था और जिसके पुरावशेष वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ गुफा आज भी मिलते हैं। तो ये जो आपका बताने पे जनपद बताने, तो आपका कहाँ है, आपके टिहरी में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कहाँ आपके वशिष्ठ गुफा होगा, वशिष्ठ कुंड वशिष्ठ आश्रम कहाँ आपके आपके टिहरी के हिमायण पट्टी में। ठीक है, तो बी वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल का वह क्षेत्र जो प्राचीन विद्यापीठ था और जिसके नाम पर कोटद्वार का नाम परिवर्तित कर रखा गया है। तो गढ़वाल क्षेत्र का वह प्राचीन विद्यापीठ था जिसके नाम पर क्या कोटद्वार का नाम परिवर्तित रखा गया। तो ये आपका है कर्णवाश्रम। कर्णवाश्रम क्या था, प्राचीन विद्यापीठ था। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, असंगत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कल्पनाथ व देवप्रयाग में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले। तो बिल्कुल सही है, कल्पनाथ व देवप्रयाग में गुफाओं के अंदर से हमें क्या है, दीवारों पर लेख मिले। ये बिल्कुल क्या है, सही कथन है। राजकुमारी ईश्वरा के लेख अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का शासन था। तो बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बता जो यादवों की हमें जानकारी मिलती है वो कैसे मिलते हैं, राजकुमारी ईश्वर के लेख से मिलते हैं, जो कि लाखा मंडल से हमें क्या मिला था। मोर ध्वज कोटद्वार से 3वीं सदी के मुद्रा लेख प्राप्त हुए। तो ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा सिक्के चंद वंश से संबंधित है। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। जो अल्मोड़ा सिक्के चंद वंश से नहीं बल्कि किससे है, कुड़िन वंश से संबंधित है। तो यहाँ पे असंगत यहाँ पे बताना, तो डी वाला यहाँ पे इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न सिक्कों में शिवदत्त शिवपालित हरिदत्त के नाम लिखित हैं। तो किन सिक्कों में शिवदत्त शिवपालित हरिदत्त के नाम हमें अंकित मिलते हैं, तो ये मिलते हैं अल्मोड़ा सिक्कों पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा सिक्के। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाड़हाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया, जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुए थे राजसी ऐप का आपका बाड़हाट उत्तरकाशी और आपका गोपेश्वर चमोली से प्राप्त हुआ था। तो जो बाड़हाट त्रिशूल लेख हमें प्राप्त होता है, इसमें जो लिपि का प्रयोग होता है ये होता है शंख लिपि का। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जब हमें गोपेश्वर से त्रिशूल लेख मिला था उसमें होता है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मुन्नी की रेती व सुमाड़ी से प्राप्त मुद्राएं हैं। तो मुन्नी की रेती व सुमाड़ी से प्राप्त मुद्राएं हैं। तो यहाँ से जो प्राप्त मुद्राएं हुई थी ये हुई थी कुषाण कालीन मुद्राएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुए। तो बताने कि मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुए। तो मूर्ति पीठिका जो लेख प्राप्त हुए थे वो हमें कौल सारी और देवलगढ़ से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में दिए गए किन स्थानों में से कार्तिकेय राजाओं के ताम्रपत्रिया लेख मिले। तो कार्तिकेयपुर राजाओं के जो ताम्रपत्रिया लेख मिले थे किन किन स्थानों से मिले थे, तो ये मिलते हैं हमें बैजनाथ से भी मिले थे, पांडुकेश्वर हो गया, कंडारा और बालेश्वर मंदिर। तो इन सभी जगहों से कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र में मिले थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
कालसी शिलालेख किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पे जनपद बताने कि किस जनपद में है कालसी शिलालेख। तो कालसी शिलालेख आपके देहरादून जनपद में, तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अशोककालीन कालसी शिलालेख का समय है। तो अशोककालीन कालसी जो शिलालेख है किस समय का है? तो ये आपका ऊपर ही मैंने आपको बताया था, ये आपका 257 ईसा पूर्व का है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालसी का प्राचीन नाम क्या है? तो कालसी का जो प्राचीन नाम है ये है कलकूट और शुद्धनगर। कलकूट और शुद्धनगर कालसी के प्राचीन नाम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये व बी दोनों। और कालसी किन नदियों के संगम पर है? तो ये आपके यमुना और टोंस नदी के संगम पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिन तथा इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिन एवं इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया? तो कालसी शिलालेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिन एवं क्षेत्र को अपरांत कहा गया, ये कहा गया कालसी शिलालेख में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से लेखा परीक्षक किसे कहा जाता है शिलालेखों में? बताने की शिलालेखों में लेखा परीक्षक किसे कहा गया? तो लेखा परीक्षक कहा गया अक्षपटली को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तहसील के लिए प्रयुक्त शब्द है शिलालेखों में। तो तहसील के लिए जो प्रयुक्त शब्द है यह है तालुका, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तालुका। प्रतिहार शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो प्रतिहार जो शब्द प्रयुक्त किया जाता था ये किया जाता था द्वार रक्षक के लिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तहसीलदार के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो तहसीलदार के लिए कहा जाता था कुलचारी, किसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से बलाध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो बलाध्यक्ष कहा जाता था सेना नायक को, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। शिलालेखों में महत्तम किसे कहा जाता था? तो शिलालेखों में महत्तम ये कहा जाता था ग्राम शासक। यह प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ग्राम शासकों को शिलालेखों में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता महत्तम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिलालेखों में महत्तम कहा जाता ग्राम शासक को। ठीक है, अगले यहाँ पे देखेंगे, गढ़ रक्षक हेतु प्रयुक्त शब्द है। तो गढ़ रक्षक को कहा जाता था शिलालेखों में कोटपाल, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोटपाल। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए बस यहाँ पे इतने ही प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।